हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 के बारे में। मोहित भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर का नाम है गुड गवर्नेंस और उसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गुड गवर्नेंस का जो फिनोमिना है या गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर्स में एनपीएम के बारे में पढ़ा था। एनपीएम जो 1990s के बाद में ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ, खास करके 1992 के बाद में। उसी दौरान गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ और प्रोमिनेंट हुआ। यानी ये दोनों थॉट प्रोसेस साइड बाय साइड चल रही हैं। एक तरफ हम एनपीएम की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की। अच्छा, ये कंसेप्ट है क्या, यही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि गुड गवर्नेंस क्या डिनोट करता है। देखो, मेरा ये मानना है कि जो टॉपिक जितना इजी होता है कई बार समझना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आई कंसिडर गुड गवर्नेंस इज वन ऑफ देम, बिकॉज इसके क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। हम ये कह सकते हैं गुड गवर्नेंस से हमारा मतलब है बेटर गवर्नेंस, बट गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के कौन से एस्पेक्ट से हम इम्प्रूवमेंट की उम्मीद रख रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं और वही चीजें इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो थिंकर्स ये कहते हैं कि एनपीएम में मेन फोकस था कि हम लोग स्टेट से पीछे हट रहे थे। स्टेट से पीछे हट रहे थे इसका मतलब हमारा ध्यान था ज्यादा से ज्यादा मार्केट की तरफ, यानी कि एक्सट्रीम व्यू पॉइंट को यहाँ पर लिया जा रहा था। वहीं ये जो नया पैटर्न उभर के आया जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, ये काइंड ऑफ एक नया पैटर्न है जिसमें गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में एक नया इंटरेक्शन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एनपीएम में, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। एनपीएम में बात कर रहे हैं हम कि या तो हमें स्टेट चाहिए और या फिर हमें मार्केट चाहिए, इसी चीज को ये डील कर रहा है। इन्होंने कहा, एनपीएम कहते हैं कि ठीक है हमें मार्केट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए और मार्केट के ही जो मेथड है अब वो आप स्टेट के कामकाज में भी यूज करो। दूसरी तरफ गुड गवर्नेंस कहता है कि रुको, गवर्नमेंट का और सोसाइटी का जो इंटरेक्शन हो रहा है पहले उसके बारे में भी तो सोचो, उनके बारे में भी तो हम डिस्कस करते हैं। अब गवर्नमेंट और सोसाइटी से मतलब अल्टीमेटली एनपीएम हो, गुड गवर्नेंस हो, एनपीए हो या कोई भी डेवलपमेंट क्यों ना हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अल्टीमेट एम क्या था उसका? उसका अल्टीमेट ये था कि बेटर सर्विसेज वो प्रोवाइड करा सके, बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू द पब्लिक, यही तो उसका मेन एम है ना। अब इस एम के तहत उन्होंने अलग अलग अप्रोचेस फॉलो करी। तो यही एक जो यहाँ पर जब हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें, इसका मतलब हम गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उस रिलेशनशिप को हम अलग अलग तरीकों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस में एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिल जाता है जो डिस्कस करता है गवर्नमेंट और पब्लिक के नए इंटरेक्शन के बारे में। अब खास करके गुड गवर्नेंस ऐसे एरियाज में ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिला या ऐसे एरियाज में ज्यादा इफेक्टिव था जहां पर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1990s के टाइम पर ये कुछ नए टॉपिक, नए इश्यूज सामने आ रहे थे सोसाइटीज में, जैसे सोशल वेलफेयर का था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था, एजुकेशन एंड हेल्थ का टॉपिक था, फिजिकल प्लानिंग। सो ये सारी जो चीजें थी, यहाँ पर गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको ना गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये चैप्टर आप डायरेक्टली अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं भी मानती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने बस एक बार रीडिंग ले ली, दैट्स ओके। और मान लो आपने कहीं से पहले से गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो बस उसी से आप पढ़िए इस चैप्टर को। आई कैन से कि हाँ आप इग्नोर कर सकते हैं, उनसे कि हाँ इसको आप बहुत डिटेल में पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा हो जाता है और उतना ज्यादा आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है या और कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुड गवर्नेंस कौन से 3 डिफरेंट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली आप इग्नोर करो, बट अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे चैप्टर पढ़ना है तो जस्ट उसको एक सुपरफिशियल इसकी एक आप ओवरव्यू ले सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। वो डिगअप मत कर ले लग जाना कि अच्छा इस सिंगर ने ये कहा था, इस सिंगर ने ये कहा था, नहीं इतना बहुत है। ओके, तो गवर्नेंस मींस गवर्नेंस काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मींस अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज मेकिंग डिसीजन फॉर द पब्लिक। अब गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वहां पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, वहां पे सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट तो है ही है। तो ये एक नया, एक वी कैन से एक इंक्लूसिव कंसेप्ट है ये, एक सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश करता है स्टेट और सोसाइटी को। वी कैन से स्टेट और सोसाइटी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी। ठीक है, इसमें 3 व्यू बताए गए हैं।
कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 तरीके हैं जिससे हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पहला, ये अटेम्प्ट था टू वाइडन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय गोइंग बियॉन्ड द फॉर्मल गवर्नमेंट, यानी फॉर्मल गवर्नमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कुछ यहाँ पे करना था। वी कैन से कि यहाँ पर हमें गवर्नेंस का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ाना था। अब स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज ये चेंज होता रहता है। ये जैसे जैसे स्टेट का रूल चेंज होगा वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप भी चेंज होगा। मतलब काइंड ऑफ जॉब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या करता है वो है इसका स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कैसा, दैट इज नेचर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या करता है वो स्कोप है इसका। तो स्कोप चेंज होता रहता है। जैसे बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो इसका स्कोप कम हो जाएगा। अगर स्टेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहता है ये। इसमें ये कहा गया कि आप फॉर्मल वे से काम कर रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा है काम करने के लिए, इसीलिए आप वो काम कर रहे हो, राइट? तो यहां पर गवर्नेंस का एक तरीका समझाया गया, एक डेफिनेशन दी गई कि गवर्नेंस क्या है, द कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन विदाउट द लीगल कॉम्पिटेंस टू कमांड दैट दे बी डन, है ना? यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मलिज्म से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही अलग कर रहे हैं। यहाँ पर एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अभी तक क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड किससे था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, उन्हीं से रिलेटेड है। अब ये कहा गया कि ये जो फॉर्मल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड एजेंसी जो है काम करने की, इसके बियॉन्ड आपका जो सिविल सोसाइटी है या बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। ओके, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर गवर्नेंस के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट थी, यानी कि ये था फॉर्मल गवर्नमेंट वाला व्यू पॉइंट। अब ये कहते हैं गुड गवर्नेंस वाले कि नहीं, इनको सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, मल्टीपल एजेंसीज को यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है, जिसमें सिविल सोसाइटीज आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, एनजीओ वगैरह आ जाते हैं, और भी सोशल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, सो गवर्नेंस is more a network of multiple agencies and organization than a fixed government agency or department। ये इसका फर्स्ट मीनिंग था जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, या सेकंड जो इसकी रेफरेंस दी गई वो क्या कहती है कि व्हाट इज पब्लिक गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज द एक्सटर्नली डिक्टेटेड टर्म टू प्रिस्क्राइब्ड एड कंडीशनलिटी। देखो एक्सटर्नली डिक्टेटेड टर्म क्या होता है, आपको भी पता होगा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। 1991 में इंडिया में कुछ क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, और आईएमएफ ने हमें लोन दिया तो कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कराई, राइट? हमें एड दिया, हमने हेल्प ली, हमें फाइनेंसेस दी, इसका मतलब हमें एड दी, हेल्प करी, और हेल्प के साथ कुछ कंडीशंस भी आई, यानी हेल्प तो करी लेकिन कंडीशनल हेल्प करी, तो इसको हम कहते हैं एड कंडीशनलिटी। वैसे ही आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंटल प्रोग्राम को फंड करता है, लेकिन वहां पे वर्ल्ड बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये कहा गया कि ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं, इस टर्म को, गुड गवर्नेंस को पुश कर रही हैं इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। ये सेकंड कॉनोटेशन है इसका। थर्ड आ जाता है, इट इज अ जेन्युइनली डेमोक्रेसी इंटेंसिफाइंग कॉन्सेप्ट, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसका थर्ड मीनिंग है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, उसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट ऐड करे, जैसे रूल ऑफ लॉ की बात आ गई, ह्यूमन राइट्स की बात आ गई, इसके अलावा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये सारे एस्पेक्ट यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है। अब आपका मन करे, आपका ठीक है कि हाँ चलो मुझे डिटेल में जाना है, तो यू कैन गो, मैं उसके लिए नहीं रोक रही, बट मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना आपके लिए रेलिवेंट होगा। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने कंक्लूजन में आप यूज कर सकते हो किसी भी आंसर के, मतलब गुड गवर्नेंस से रिलेटेड आंसर के। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज सेल्यूटरी डिपार्चर फ्रॉम द ओवरली फॉर्मलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ कन्वेंशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गुड गवर्नेंस में क्या रहा कि हम अभी तक जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें फॉर्मलिज्म बहुत ज्यादा था। फॉर्मलिज्म जहां पर आ जाए इसका मतलब वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था, तो उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, उससे हमने
डिपार्चर ले लिया, हम उससे अलग हो चुके हैं, ठीक है। देन a degree of networking with other societal organization will enhance the capacity of governance in a society as a whole। यहाँ पर सिर्फ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट पे ही क्यों, हम गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें बाकी सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन को भी जोड़ देते हैं ताकि गवर्नेंस और अच्छे हो पाए, राइट, यही तो गुड गवर्नेंस है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर हम ऐसा करते हैं देन इट विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, एग्रीड इन्वॉल्वमेंट एंड को शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, लोग मिल करके काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगाया गया या जो भी मेजर्स फॉलो किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो उनको पुश करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए कुछ एनजीओज आगे आ रहे हैं, कुछ पीपल्स, और अगर आपको सिविल सोसाइटी का वर्ड ना समझ में आए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ लोगों के द्वारा जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज आगे आ रही हैं इस चीज को इन्फोर्स करने के अंदर, हेल्प करने में गवर्नमेंट की। तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर अकेली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही और गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी वो इन लोगों की मर्जी से होगा, तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ओके, इसी से सोशल कैपिटल जो है वो फॉर्म होगी। नेक्स्ट आप ही के चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में सिविल सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। इस तरीके से सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है और इसी कंसेप्ट के बारे में बात करी जाती है। ये आपका पेपर 1 में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर सिविल सोसाइटी के बारे में पूछा गया है, तो आप वहीं से पढ़े, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहीं से पढ़ें इसको। बट यहाँ पे जो दिया गया है रेलेवेंट वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि द गुड गवर्नेंस पैराडाइम एंड द करंट कंसर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैव ब्रॉट टू सरफेस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी लोकल कलेक्टिव सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, यानी ये जोड़ के रखती है इनको, राइट। तो जब लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा सिविल सोसाइटी इफेक्टिव होती है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो आपको भी पता है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें लोकली पावर को डिवॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, हमने शायद एनपीएम के अंदर भी बात करी थी इसके बारे में, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लोकल अथॉरिटीज है उनको पावर देनी पड़ेगी टू रिजोल्व द मैटर। तो इसी चीज को यहाँ पे लैरी डायमंड एक्सप्लेन करते हैं कि डेमोक्रेसी, खास करके एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऐसी पब्लिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो ऑर्गेनाइज्ड हो फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशलाइज्ड होनी चाहिए इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड कमिटेड हो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंस मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ जुड़ी हुई हूँ उससे, नहीं, नैरो इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि लार्जर कॉमन और सिविक एंड्स के लिए, सबके भले के लिए मुझे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी इज लाइक समटाइम यू हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड समटाइम यू हैव टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो एम होता है पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, उसी को आगे बढ़ाने में सिविल सोसाइटी हेल्प करती है। तो सच ए सिविल पब्लिक इज ओनली पॉसिबल विद अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। जब पब्लिक आपकी ऑर्गेनाइज्ड होगी, समझदार होगी, तो आपकी हेल्दी डेमोक्रेसी होगी, और वो कब है, जब आपकी अच्छी सिविल सोसाइटी होगी, ऐसा इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू नो। नेक्स्ट है गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी का आ जाता है चैप्टर नंबर 21। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया गया कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके डिफरेंट कॉनोटेशन बताए गए कि अकाउंटेबिलिटी से हम क्या समझते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पढ़ करके आना। टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी समझाने वाली चीजें बहुत कम है, बट होंगी तो मैं उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करूंगी, बट फिर भी आप पढ़ के आना गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की। वही है, मैंने आपको बताया पेपर 1 में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का टॉपिक है, वहां से आप अकाउंटेबिलिटी वाला पढ़ के आना, ठीक है। जितना रेलेवेंट होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बहुत जल्दी हमारी जो बाकी बुक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका एक लाइव सेशन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे 299 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम करने वाले हैं। और 20 to 25 क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप ऐसे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स परचेज करने हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या पूरा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।